को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करते थे कि किस प्रकार से ये इमरजेंसी घातक है। आपकी माँ का निधन हुआ, ब्रेन हेमरेज हो गया था, 27 दिन हॉस्पिटल में रही रहते, लेकिन मैं आ नहीं सका। मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पैरोल भी नहीं दिया गया। क्रियाकर्म के लिए आपको बिल्कुल पैरोल नहीं दिया। वो लोग हम लोगों के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाते हैं। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा के स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में यह लिखा है कि स्पीकर की कुर्सी निष्पक्ष होती है और चुनाव के तुरंत बाद, यानी स्पीकर के चुनाव के तुरंत बाद जिस तरह लोकसभा अध्यक्ष की ओर से इमरजेंसी नामक शब्द का वर्णन किया गया, ये अलोकतांत्रिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है और इस देश की मूल भावना के खिलाफ है। अब हम आपके सामने केसी वेणुगोपाल द्वारा लिखी वो चिट्ठी दिखाते हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है। उस चिट्ठी में स्पेसिफिकली एक बात लिखी गई है और वो ये कि इमरजेंसी का वर्णन गैर संवैधानिक है। तो दोबारा एक सवाल खड़ा होता है, अगर इमरजेंसी का वर्णन गैर संवैधानिक है तो क्या इमरजेंसी संवैधानिक थी? और अगर इमरजेंसी के दिन यानी 25 जून को, जिस दिन इस देश पर इमरजेंसी थोपा गया था, उस दिन का वर्णन लोकतांत्रिक परंपराओं को याद दिलाने के लिए कि कैसे उस वक्त क्या हुआ था, उसका वर्णन अगर लोकसभा अध्यक्ष करते हैं तो क्या यह सचमुच गैर संवैधानिक है? आखिर कांग्रेस को इमरजेंसी नामक शब्द से इतनी पीड़ा क्यों होती है? आइए सबसे पहले हम आपको यह सुनाते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या कहा था, जिसके बाद यह सारा बवाल खड़ा हुआ। इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने यह बताया था कि 25 जून को ही इस देश पर इमरजेंसी ला दी गई थी, सारे लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस खत्म कर दिए गए थे। अब हम आपको बताते हैं कि इमरजेंसी के दौर में हुआ क्या था। मोटी मोटी बातें बताएंगे, क्योंकि इमरजेंसी के दौर में जो कुछ हुआ था अगर अलग से बताने लग जाएं तो एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा। सारे प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। उस वक्त अखबार हुआ करता था, अखबार के दफ्तर के बाहर एक इंस्पेक्टर बिठाए जाते थे जो ये जांच करते थे कि कहीं कोई चीज सरकार के खिलाफ तो नहीं छप रही। एडिटोरियल पर खास तौर पे ध्यान रखा जाता है, कहीं एडिटोरियल में संपादक ने कुछ ऐसा तो नहीं लिख दिया जिससे इंदिरा गांधी की सरकार की छवि खराब हो। इस विरोध में कई समाचार पत्रों ने अपने एडिटोरियल को ब्लैंक छोड़ दिया था। उस वक्त मीडिया के नाम पे यही अखबार थे और सरकारी मीडिया के नाम पे उस वक्त दूरदर्शन या आकाशवाणी हुआ करता था। आकाशवाणी में किशोर कुमार के गाने को इसलिए बैन कर दिया गया था क्योंकि एक पर्सनल प्रोग्राम था गांधी परिवार का, वहां उन्होंने गाने से मना कर दिया। किशोर कुमार अपने जमाने के सबसे बड़े गायक, उनको आकाशवाणी से बैन कर दिया गया। उस वक्त क्या हुआ था इमरजेंसी में, आप सोचिए कि नसबंदी का टारगेट दिया जाता था डॉक्टरों को। प्रतिदिन मान लिया कि 28 नसबंदी करनी है, तो 28 मरीज डॉक्टर लाएगा कहां से? तो रेलवे स्टेशनों पर, भीड़ भरे बाजार में, जहां कहीं भी कोई यंग दिखे उसको उठा के लाके कैंप में जबरदस्ती नसबंदी कर दी जाती थी। और इसके सबसे ज्यादा शिकार अल्पसंख्यक समाज के लोग हुए थे। अल्पसंख्यकों को पकड़ पकड़ कर नसबंदी कराई जा रही थी, ज्यादातर शिकार वही हुए थे। इमरजेंसी में क्या हुआ था वो जाना है तो दिल्ली में अतिक्रमण हटाओ अभियान के बारे में एक बार पढ़ लीजिए कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। आज अकबर नगर पे जो शोर मचा रहे हैं ना, एक फरजाना हुआ करती थी संजय गांधी के साथ, उस महिला के इशारे पर क्या कुछ हुआ था, कैसे अतिक्रमण हटाओ अभियान चला था, कैसे गोलियां चली थी, कैसे लोग मारे गए थे, ये जानने की जरूरत है। यह जानने की जरूरत है इस देश को कि इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी की पुलिस ने विपक्ष के सारे नेताओं को, लगभग सारे नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया था। आज के दौर के बहुत सारे नेता हैं जिनको आप जानते होंगे। अश्विनी चौबे के छाती पर पुलिस की बूटों से इतना प्रहार पड़ा था कि आज भी उनकी छाती दर्द करती है।
इमरजेंसी के दौर में क्या हुआ था जाके पूछना है तो लालू प्रसाद यादव से पूछिए, जिनके गांधी मैदान में जिनके ऊपर डंडे बरसाए गए थे वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, आज वो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। इमरजेंसी का दौर पूछना है तो पूछिए मुलायम सिंह यादव से, आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके बेटे कांग्रेस के साथ। इमरजेंसी की खौफनाक दास्तां इतनी बड़ी थी कि जो कांग्रेस भारत में कभी हार नहीं सकती थी, इमरजेंसी के बाद 1977 की लहर में पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया था। इमरजेंसी के काले कारनामे के बारे में अगर जानना है तो जॉर्ज फर्नांडिस की किताबें पढ़िए, राम मनोहर लोहिया की किताबें पढ़िए। और उस इमरजेंसी जिसको लोकतंत्र पे सही में काला धब्बा वो था, अब तो इमरजेंसी का वर्णन है सिर्फ कि इमरजेंसी लागू की गई थी, उससे इतनी आपत्ति। तो सोचिए कि इमरजेंसी कितनी खौफनाक रही होगी। अगर आपके पास इमरजेंसी से जुड़ी कुछ यादें हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा हो, अगर आप में से किसी ने इमरजेंसी को सही में महसूस किया हो, और कुछ भी अगर इमरजेंसी के बारे में आपकी जो कुछ भी राय है, इस वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन देख दिया हुआ है, वहां पे अपनी राय, अपनी यादें, अपने संस्मरण इमरजेंसी से जुड़ी हुई जरूर लिखें। नमस्कार। इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करते थे कि किस प्रकार से ये इमरजेंसी घातक है। आपकी माँ का निधन हुआ, ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई, लेकिन मैं आ नहीं सका उसमें, मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पैरोल भी नहीं दिया गया। क्रियाकर्म के लिए आपको बिल्कुल पैरोल नहीं दिया गया। वो लोग हम लोगों के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाते हैं, कल्पना करिए। आप मिल नहीं सके। 27 दिन तक हॉस्पिटल में थी ब्रेन हेमरेज होने के बाद, माता आनंदमयी हॉस्पिटल वाराणसी में, फिर भी नहीं दिया।